Hello, today we discuss military system in Mauryan Empire. In last video we discussed provincial administration, city administration in Mauryan Empire. Okay, तो पिछले वीडियो में जो हमने प्रोविंशियल सिस्टम और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री सिस्टम इन मौर्यन एम्पायर। इस मौर्य साम्राज्य में जो सैनिक व्यवस्था थी वो क्या थी। ठीक है, तो फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आर्मी देयर वाज ए सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट। मौर्य साम्राज्य में क्या था कि आर्मी के लिए एक अलग से विभाग, मीन्स सेना विभाग जो था वो अलग था, विच वाज फर्दर डिवाइडेड टू 6 कमिटी। और इसको भी जो है इसको कितने कमिटी में डिवाइड किया गया, 6 कमिटी में। ठीक है, 6 कमेटी में डिवाइड किया गया एंड 5 मेंबर्स वर प्रेजेंट इन ईच कमेटी। तो कि मौर्य एम्पायर में एक चीज कॉमन है, लगभग 6 कमेटी है और हर एक की 6 कमेटी में 5 कैंडिडेट होते हैं। मीन्स टोटल जो कमेटी होंगे कितने कैंडिडेट होंगे, 30 होंगे, 30 लोग होंगे। ठीक है, तो 5 मेंबर्स वर प्रेजेंट इन ईच कमेटी। दीज कमेटी यूज्ड टू लुक आफ्टर द 5 डिपार्टमेंट ऑफ द आर्मी विच इंक्लूडेड। तो ये जो 6 कमेटी थी ये इस आर्मी के या मिलिट्री के जो 5 अलग अलग डिपार्टमेंट थे, जिनमें कौन कौन से थे, तो पैदल सैनिक थे, सोल्जर ऑन फुट। ठीक है, अश्व सोल्जर ऑन हॉर्सेस, तो अश्व, पैदल, हाथी, रथ और नेवल फोर्स। मीन्स कितने तरह के सैनिक थे इनके यहाँ, 5 तरह के थे। सबसे पहले थे पैदल सैनिक जो पैदल युद्ध करते थे, दूसरे थे अश्वारोही, तीसरे थे हाथी। ठीक है, 4th नंबर जो था वो थे रथ एंड 5th नंबर जो था वो थे नेवल, मीन्स नौसेना। ठीक है, आप बाद में देखेंगे जिस समय अरबों ने हमारे देश में एंट्री किया, अरबों का जब समय आता है तो रथ वाली जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। और यही कारण था कि जो सेनाएं थी उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई थी। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं अंतपाल वाज द ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर इश्यूज रिलेटेड टू मिलिट्री मैनेजमेंट। तो जो सेना के संगठन से संबंधित जो समस्याएं होती थी उनके समाधान के लिए एक ऑफिसर होता था जिसे हम अनंतपाल कहते हैं। ठीक है, अंतपाल। तो जो अंतपाल जो होता था वो मिलिट्री से संबंधित समस्याओं को देखता था। ठीक है, एंड अंतपाल वाज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एंड मॉनिटरिंग द बॉर्डर रीजन। इसके अलावा अंतपाल और क्या करता था, तो जो बॉर्डर रीजन है उनकी मॉनिटरिंग करता था, उनकी देखरेख में भी हेल्प करता था। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू मैगजीन इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य had a huge army armed with 6 lakh soldiers on 450,000 horsemen and 9,000 elephants and 800 chariots। तो मैगस्थनीज की जो इंडिका है पुस्तक, उसके अनुसार इंडिका में ये लिखा हुआ है कि मौर्यों के पास या चंद्रगुप्त मौर्य के पास उस समय की सबसे बड़ी सेना थी। ठीक है, इस सेना में लगभग 6 लाख तो पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्वारोही थे, 9,000 गजरोही या हाथी पर सवार होकर युद्ध करने वाले सैनिक थे, और इसके अलावा 800 रथ थे। बहुत ज्यादा सेना हो गई है, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति भी हो, लेकिन ये सेना बहुत बड़ी सेना थी। क्योंकि आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य किसको हटा करके सिंहासन पे आए, होता घनानंद। ठीक है, नंदवंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसको हटाया। तो कहते हैं कि जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया भारत पे, उस समय मगध का जो राजा था वो था धनानंद। धनानंद की इतनी बड़ी सेना थी, तो यही सेना जो धनानंद की थी वही किसके पास आई, मौर्यन एम्पायर में आई। तो इतनी बड़ी सेना थी कि जो अब सिकंदर जो था
उसके सैनिकों ने इसके बारे में सुन रखा था और एक कारण ये भी था कि इसी वजह से उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उत्तर की तरफ आने से, उत्तर पश्चिमी सीमा से जब इनको मगध की तरफ आना था तो इन्होंने आकर के मना कर दिया और वहीं से सिकंदर वापस लौट गया। उसमें कहीं ना कहीं एक डर जो था, ये तो कहते हैं थकान हो गई थी सेना को, लगातार कई सालों से युद्ध लड़ रही थी, लेकिन ये भी कहते हैं कि उसमें एक कारण ये भी था कि उन्होंने उस सेना के बारे में सुन रखा था, वो बहुत थके हुए थे, उन्हें मालूम था कि वो इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते। इस कारण से भी सिकंदर जो है वापस लौट गया। ठीक है, फिर आता है जुडिशल सिस्टम, न्याय व्यवस्था क्या है। जुडिशल सिस्टम, तो जुडिशल सिस्टम की जब आप बात करते हो तो द किंग इज टू बी द सुप्रीम हेड ऑफ जुडिशल सिस्टम। तो राजा होता था वो न्याय व्यवस्था का हेड होता था। अंतिम निर्णय जो होगा किसका होगा, राजा का होता था। विलेज कोर्ट्स वर प्रेजेंट ऑन लोअर लेवल, और सबसे न्यूनतम स्तर पे मींस हायर लेवल पे कौन था, किंग था, और सबसे लोअर लेवल पे जो थे वो कौन थे, तो विलेज थे। ठीक है, तो सबसे लोअर लेवल पे जो थे वो थे विलेज कोर्ट, और सबसे ऊपर जो था वो खुद राजा था। ठीक है, इन विच द ग्रामीणी एंड ग्राम वृद्ध यूज टू गिव जजमेंट। तो जो ग्राम विलेज कोर्ट होते थे या ग्राम न्यायालय जो थे, उनमें जो निर्णय था, निर्णय लेने का काम कौन करता था, या तो ग्रामीणी करता था या गांव के जो वृद्ध होते थे वो करते थे। ठीक है, एंड संघर्षण या संग्रहण द्रोमुख वर द कोर्ट ऑन लोकल एंड जनपद लेवल। ठीक है, तो संग्रहण और द्रोणमुख जो थे ये लोकल लेवल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट थे। किस लेवल पे थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, इसे हमने क्या कहा था, तो ये थे आहार, या इसी को हमने विषय कहा था। तो विषय के लेवल पे जो थे वो दो तरह के कोर्ट थे, संग्रहण और द्रोणमुख। ठीक है, इसके अलावा रेस्पेक्टिवली ऑल ऑफ दीज देयर वाज ए सेंट्रल कोर्ट ऑफ पार्टी कोर्ट। इसके अलावा यहाँ पर एक सेंट्रल कोर्ट भी होता था, आज के ऐसी इक्विवेलेंट मान सकते, सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट। और ये जो सेंट्रल कोर्ट होता था या जो ये उच्चतम न्यायालय था इनका, वो कहाँ पे था, पाटलिपुत्र में था। अपार्ट फ्रॉम ग्राम संघ एंड किंग कोर्ट, ऑल द अदर कोर्ट वर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, विलेज कोर्ट या ग्राम संघ वाले कोर्ट छोड़ करके, और राजा के यहाँ तो हायर कोर्ट था उसको छोड़ करके बाकी के सभी कोर्ट जो थे उनके दो प्रकार थे। मीन्स हर जगह दो तरह के कोर्ट थे। फिर इसके बाद जो है धर्मिष्ठा द वर्क ऑफ गिविंग जजमेंट। तो जो धर्मिष्ठ थे इनका काम क्या था, कोर्ट में जजमेंट देना। ठीक है, तो द वर्क ऑफ गिविंग जजमेंट इन दीज कोर्ट्स was in the hand of their dharmishta who were expert of religious science और a व्यवहारिक। कहने का मतलब ये धर्मिष्ठ थे इनको धार्मिक ज्ञान भी अच्छा होता था, इसके अलावा ये व्यवहारिक भी होते थे, इनको व्यवहारिक ज्ञान भी अच्छा था। ऐसे लोग क्या करते थे, यही कोर्ट में जजमेंट सुनाने का काम करते थे। ठीक है, एंड 3 अमाउंट धर्मिष्ठ यूज टू बी ए टाइप ऑफ सिविल कोर्ट। तो ये जो धर्मिष्ठ थे ये किस तरह के न्याय सुनाते थे या किस तरह के कोर्ट थे, सिविल कोर्ट थे। ठीक है, जहां आपसे छोटे मोटे विवाद मीन्स कोई भी क्रिमिनल केस है नहीं सुना जाते हैं। ठीक, एंड केसेज एसोसिएटेड विद थेफ्ट, रॉबरी एंड लूट व्हिच वर आल्सो नोन एज सहा वर आल्सो प्लेड इन धर्मिष्ठ कोर्ट। तो यहाँ सिविल कोर्ट था, मैंने आपको बताया। तो यहाँ कौन से कोर्ट
किस तरह के निर्णय दिए जाएंगे, किस तरह के केस सुने जाएंगे जो सिविल कोड से संबंधित हो, जैसे किसी की लूट है, डकैती है, ठीक है, या आपसी छोटे मोटे झगड़े हैं, इस तरह के जो केस होंगे वो कहाँ सुने जाएंगे, वो धर्मिष्ठ के यहाँ सुने जाते थे, ठीक है, मारपीट इस तरह के कोर्ट में, ठीक। केसेस एसोसिएटेड विद abusing, disrespect, beating etc. were also placed in these courts, which were called work परुष और दंड परुष, ठीक है। तो जो मारपीट से संबंधित थे या जो एब्यूजिंग से गाली गलौज, मारपीट या डिसऑनर, इस तरह के जो केसेस थे वो सुने जाते थे, उसे हम कहते थे वक परुष या दंड परुष। नेक्स्ट जो है वो है कंटक शोधन, ठीक है। कंटक शोधन में आप समझ लीजिए, कंटक शोधन, कंटक कट जाता था लोगों को, ठीक है, यहाँ सजा दी जाती थी। कंटक शोधन होता था, हिंदी का शब्द कहते हैं। कभी कभी जब किसी से परेशान हो जाते और वो चला जाए तो हम कहते चलो अच्छा रहा कंटक कटे, है ना, मीन्स वो आफत दूर हो गई। तो कंटक शोधन में कुछ इसी तरह करना होता था, शोधन किया जाता। दीज वर क्रिमिनल कोड, है ना, ये कैसे कोड थे, क्रिमिनल कोड थे। और यहाँ जो क्रिमिनल होते थे उनसे समाज को छुटकारा दे दिया जाता, मुक्ति दे दी जाती थी। 3 प्रादेश एंड 3 अमात joined hands together and solve dispute between the state and respective person। तो इसमें क्या होता था कंटक शोधन में, इसमें 3 प्रादेश और 3 अमात्य, 6 लोग मिलकर के केसेस की सुनवाई करते थे। और इसमें केस किसके बीच होता था, किसी व्यक्ति विशेष और राज्य के बीच, ठीक है। द सिटी मजिस्ट्रेट वाज कॉल्ड व्यवहारिक महामात्र। तो इसमें जो सिटी मजिस्ट्रेट होता था, आज के डीएम के इक्विवेलेंट, उसको हम कहते थे व्यवहारिक महामात्र या महामात्र। एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज कॉल्ड राजन। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था उसे राजन कहते थे। अकॉर्डिंग टू चाणक्य देयर आर 4 मेन ऑर्गन्स ऑफ लॉ। चाणक्य के अनुसार जो है यहाँ कानून के मुख्य 4 प्रकार थे। 4 प्रकार के कानून थे, जिनमें धर्म से संबंधित, एंड व्यवहार बिहेवियर से संबंधित, किसी का व्यवहार कैसा है, दूसरे चरित्र या कैरेक्टर, और तीसरे शासन एडमिनिस्ट्रेशन। 4 तरह के कानून थे। धर्म से संबंधित कानून, किसी के व्यवहार से संबंधित कानून थे, व्यवहारिक या बिहेवियर, या चरित्र या कैरेक्टर को लेकर के, या शासन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कानून थे। तो 4 प्रकार के कानून थे, ठीक है। समझ आइए, 2 तरह के कोड थे, धर्मष्ट और कंटक शोधन। धर्मष्ट या इसी को हमने कहा था यहाँ पे वाक परुष ना, या दंड परुष। इसमें किस तरह के केस सुने जाते थे, सिविल केसेस सुने जाते थे, जिसमें गाली गलौज, छोटी मोटी मारपीट, चोरी डकैती, इस तरह के केसेस सुने जाते थे। वही कंटक शोधन में क्या होता था, इसमें क्रिमिनल केसेस सुने जाते हैं, जैसे किसी को मार डालना, ठीक है, इस तरह के केसेस किसमें सुने जाते थे, कंटक शोधन में, ठीक है। और चाणक्य के अनुसार जो है मौर्यन एम्पायर में 4 तरह के कानून विद्यमान थे। और वो 4 तरह के कानून किस किस को लेकर के थे, तो धर्म को लेकर थे, व्यवहार, चरित्र और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। फिर हम बात करते हैं मौर्यन सोसाइटी की, मतलब मौर्य समाज कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी मौर्यों की। तो अगर हम मौर्यन सोसाइटी की बात करते हैं तो वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल सिस्टम ऑफ मौर्यन पीरियड थ्रू टेक्स्ट सच एज कौटिल्य, अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज, इंडिका एंड फ्रॉम अशोकाज रॉक एडिक्ट। तो जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जो समाज है, उस समाज के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र, ठीक है, मेगास्थनीज की लिखी हुई पुस्तक इंडिका, या अशोक के द्वारा लिखवाए गए शिलालेखों से हमें वहां के सामाजिक संगठन के बारे में पता चलता है कि सोसाइटी किस तरह से ऑर्गेनाइज थी, या सोसाइटी का जो संगठन था वो किस प्रकार का था, ठीक है। पुस्तकें याद रखना सबकी कि कौटिल्य की कौन सी पुस्तक है, अर्थशास्त्र है,
मेगास्थनीज की कौन सी है? इंडिका है। ठीक है। कौटिल्य हैज रिगार्डेड वर्णाश्रम सिस्टम टू बी द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो कौटिल्य ने जो है वर्णाश्रम की बात की है, और वो भी किसके आधार पर, और वो भी क्या था, इस सोसाइटी का बेस था। जो वर्णाश्रम व्यवस्था जो थी वो इस सोसाइटी का मूलभूत आधार था सामाजिक व्यवस्था में। ठीक है। कौटिल्य हैज आल्सो मेंशन्ड अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ दी 4 वर्ण। ठीक है। इसके अलावा कौटिल्य ने ये जो वर्ण आश्रम थे, ये 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, आज भी विद्यमान है। कौन कौन सी है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा चाणक्य ने 4 वर्णों के अलावा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, मीन्स उनके जो प्रोफेशन थे उनको भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है। Apart from these 4 words, Kautilya had also mentioned about several other castes such as Nishad, Parsav, Rathakar, Caste, Vedak, सूत, चांडाल, etc. ठीक है। इसके अलावा 4 वर्णों के अलावा कौटिल्य ने जो है कुछ उपजातियों का भी या जातियों का भी वर्णन किया। इनमें कुछ मुख्य जातियां थी, जैसे निषाद, ठीक है, पार्शव, रथकार, जो रथ बनाते थे वो रथकार थे, जो जंगल में रहते थे निषाद थे। ठीक है। इसके अलावा कास्ट और वेदक, शूद्र और चांडाल। चांडाल वो होते थे कि चांडाल की स्थिति बहुत खराब थी। यहाँ तक लिखा है कौटिल्य ने कि जो ये जो चांडाल होते थे ये गांव के बाहर रहते थे। ठीक है। और इनका काम होता था शमशान में रहना। ठीक है। ये शमशान में अंतिम संस्कार कराते थे। ठीक है। तो ये जो चांडाल थे ये गांव के बाहर रहते थे और इनको गांव में प्रवेश नहीं था। और अगर ये कभी गांव में आते थे तो ये ढोल बजा करके पहले से अनाउंसमेंट करते थे, जिससे कि गलियां खाली हो जाएं और ये निकल जाएं। और इनके जाने के बाद उन सड़कों को धुला जाता था। ऐसा कहते थे कि इनके निकलने से सड़कें अपवित्र हो गई हैं। इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था उस समय, इसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने। ठीक है। एंड मेगास्थनीज हैज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इनटू 7 कास्ट इन हिज बुक इंडिका। जबकि जो मेगास्थनीज है उसने भारतीय समाज को या मौर्यन समाज को, सोसाइटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 7 जातियों में। तो देखो, ध्यान रखिएगा, कौटिल्य ने क्या किया? कौटिल्य ने 4 वर्णाश्रम में विभाजित किया, जबकि मेगास्थनीज ने उसी समाज को 7 जातियों में विभाजित किया। ठीक है। और इनमें जो 7 जातियों में उन्होंने किस किस को इंक्लूड किया है, तो वो है दार्शनिक या फिलोसफर, किसान, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, निरीक्षक के बाद आपके आ जाएंगे सभासद एंड शासक। तो इन्होंने 7 अलग अलग कैटेगरी को विभाजित किया है। इनको इन्होंने जातियां कहा है। वो 7 जातियों में कौन कौन थे? तो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे जो पढ़ने या पढ़ाने का काम करते थे। दूसरे किसान थे जो खेती करते थे। 3rd नंबर पे जो थे वो थे कारीगर या शिल्पकार, जैसे रथ बनाने वाले, मकान बनाने वाले, मूर्तिकार, ये सब जो आएंगे, क्राफ्ट्समैन वगैरह जो आएंगे वो किस में आएंगे? शिल्पकार में आएंगे या कारीगर में आएंगे। और इनकी स्थिति उच्च थी। ऐसा कहा जाता है कि जो रथ बनाने वाले होते थे, जो रथकार होते थे, उनका राजा भी सम्मान करते थे। ठीक है। नेक्स्ट जो थे 4th वो थे सैनिक या सोल्जर्स। ठीक है। 5th नंबर पे जो थे वो थे निरीक्षक, जो देख रेख का काम करते थे। इंस्पेक्टर आज के इक्विवेलेंट क्या होंगे? इंस्पेक्टर। इसके अलावा सभासद, जो राजा के मंत्री वगैरह होते थे, और उसके बाद खुद राजा और राजा का परिवार, शासक। ठीक है। इन हिज क्लासिफिकेशन मेगास्थनीज हैज इग्नोर्ड द डिफरेंसेस ऑफ कास्ट। लेकिन मेगास्थनीज ने ये जो क्लासिफिकेशन दिया है, उन्होंने जो कास्ट सिस्टम में जो डिफरेंस थे उनको इग्नोर कर दिया। जैसे अभी मैंने आपको बताया, चांडाल या शूद्र, जिनको गांव में प्रवेश नहीं था या जिनका काम ही सेवा करना था, तो इन सारी चीज़ों को मेगास्थनीज ने क्या कर दिया?
स्किप आउट कर दिया, मीन्स इग्नोर कर दिया, एंड कलर एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है, उनके जाति, उनके रंग और उनके जो ऑक्यूपेशन था, जो उनका व्यवसाय था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड द कंडीशन ऑफ वुमेन कैन नॉट बी सेड टू बी satisfactory, but still they were in a better position as compared to Smriti period, and they were allowed to remarry and perform niyog, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति कुछ ज्यादा संतोषजनक नहीं थी, मीन्स ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी स्मृति काल से अच्छी थी। जिस समय स्मृतियां लिखी गई, जैसे मनु स्मृति वगैरह जब लिखी गई है, तो जो स्मृति काल था उससे अच्छी थी। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ओवरऑल, तो मौर्य साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनको रेमरी और नियोग ये करने की अनुमति थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस सोसाइटी में, तो यहाँ वैश्यावृत्ति भी विद्यमान थी, तो वहाँ महिलाओं की स्थिति खराब थी, वैश्यावृत्ति भी यहाँ विद्यमान थी, और यहाँ वैश्याओं को गणिका कहा जाता था, जो शब्द यूज किया जाता था वो यूज किया जाता था गणिका, ठीक है। आगे फिर क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पतन हो गया। आपको बताया था कि अंतिम शासक जो वृद्धरथ था उसको मार करके उसी का एक अमात्य था पुष्यमित्र शुंग, और वो पुष्यमित्र शुंग जो था वो मगध की गद्दी पर बैठा और उसने एक नए वंश की स्थापना की, वो थी शुंग डायनेस्टी। उसने शुंग डायनेस्टी का प्रारंभ किया, ठीक है। और जो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ब्राह्मण थे, ठीक है। तो इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की, और इन्हीं के समय में आकर के बौद्ध धर्म का धीरे धीरे उन्होंने बहुत ज्यादा पतन किया, बहुत ज्यादा हेरसमेंट किया, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे शुंग डायनेस्टी। थैंक यू।